आज इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं, जो क्लास 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। और भी बच्चे पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जाता है। जी मेंस, जी एडवांस, नीट, BHU, BSc एंट्रेंस, तमाम ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे सॉलिड स्टेट आता है। तो इसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिला के अच्छे से पढ़ाऊँगा और कंपटीशन स्तर तक इसको ले जाऊँगा, जिससे आप इस पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकें, आप इस पर न्यूमेरिकल लगा सकें, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस सीट भी इसमें मैं आपको दूँगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट देखें, आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके घटक कणों जैसे परमाणु, आयन, मालिक्यूल आदि एक निश्चित व्यवस्था क्रम में उपस्थित होते हैं। ऑल आर प्रेजेंट इन डिफिनिट ऑर्डर अरेंजमेंट और कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके घटक कण मतलब कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मेटल एटम हो सकता है। तो जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था क्रम में उपस्थित होते हैं, एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में उपस्थित होते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश आप सुन सकते हैं, those state of any substance in which their particle or in which their constituent particles are arranged in well-ordered arrangement are called as solid state. well-ordered कहने का तात्पर्य है long range as well as short range. solid में जो constituents होते हैं वो एक long range तक दीर्घपरास व्यवस्था करते हैं और लघुपरास व्यवस्था करते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट लेंथ तक, एक रेंज तक उनमें एक ऑर्डर होता है, वो अपने ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पदार्थ को हम ठोस कहते हैं जिसके घटक कण क्या हो, एक निश्चित व्यवस्था क्रम में हो। और व्यवस्था होती कैसी है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज क्या, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जैसे देखें, ये आपको मालूम है कि सपोज दैट मैं कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेता हूँ, एक स्ट्रेट पार्टिकल्स है, ये पूरी तरह से अरेंज है, अरेंजमेंट इनका एक डिफरेंट पैटर्न का है, इसको हम सॉलिड कहेंगे। और इसी तरीके से ये हम देखिए दूसरा भी नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा रैंडमनेस है, डिफिनिट नहीं है, तो इसको हम लिक्विड कहते हैं। ये सॉलिड हो गया और ये लिक्विड। फिर जैसे गैसेज में पढ़ा होगा आप लोगों ने, विशेष कोई ऑर्डर नहीं होता है, बिल्कुल रैंडमनेस होता है, वो आपको गैस केस, ठोस, द्रव, गैस एक नॉर्मल है और आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़े। यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इसके क्लासिफिकेशन होता है कि हमें क्या क्लासीफाई सॉलिड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ठोस को हम वर्गीकृत कैसे करेंगे। तो देयर आर टू बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के वर्गीकरण करने का दो बेसिस है। वन है ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट है का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो किस तरह से जो है आप उसको अरेंजमेंट उसका देख रहे हैं और किस तरह से अरेंजमेंट उसका हुआ है उसके आधार पे। और दूसरा होता है जो घटक कण है उनकी प्रकृति, उनका नेचर क्या है, एटम है, आयन है, और उनके बॉन्डिंग कैसी है उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम पहला बेसिस लेते हैं, तो उनको ये उसमें जो क्लासिफिकेशन होगा वो फर्स्ट आपका है क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड।
क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन। इसी को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इसको आप अच्छे ढंग से इस लेक्चर में समझेंगे। दो सॉलिड्स whose constituent particles are arranged in long range order and so anisotropic behavior, anisotropic property are called as crystalline solid। यानी ऐसे पदार्थ, यानी ऐसे ठोस कर सकते हैं जिसमें घटक कण दीर्घवरास व्यवस्था में उपस्थित हो और वे एनाइसोट्रॉपिक विषमदैशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, विषमदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। These are the crystalline solids। और ऐसे ठोस इनके घटक कण दीर्घवरास व्यवस्था में, लघुवरास व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में उपस्थित होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक को शो करते हैं, उन्हें हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, लाइए मैं वो डिफरेंस यही बता देता हूँ। इसको आप एमॉर्फस सॉलिड के नाम से बताते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, सुपरकूल लिक्विड भी कहते हैं इसको। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी है सो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें कौन सा ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और यहाँ क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एनाइसोट्रॉपी। ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है और ये क्या शो करता है, आइसोट्रॉपिक। ये दो जो वर्ड हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो, प्रॉपर्टी चेंज कर जाए तो एनाइसोट्रॉपिक। डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। और डायरेक्शन अगर चेंज भी हो जाए तो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शंस और कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। इस वीडियो को मैं दोबारा दे रहा हूँ इसलिए इस चैनल पर, क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड के और कॉम्पिटिशन के बच्चों की ये मांग है कि सर हम लोगों के लिए भी आप सॉलिड स्टेट पढ़ाएं, जबकि हमारे सिलेबस में जो है नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ना चाहेंगे। एक तो सीबीएसई के बच्चों ने एक मांग किया, तो हमको ये वीडियो फिर दोबारा बताना पड़ा कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे भी इसको बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू से पढ़ें। इसमें कंप्लीट इसको लेकर चलूँगा, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटिशन के लिए ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए है तो बोर्ड भी आप आगे जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। ये दूसरा है शॉर्ट बिल्डिंग पॉइंट। इनका बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है, शॉर्ट होता है, निश्चित होता है, बट ये रेंज भी बिल्ड करते हैं। बिल्ड एट रेंज, बिल्डिंग पॉइंट जो होता है वो शॉर्ट नहीं होता है। ये जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं रेंज में वो बिल्ड करते हैं। फिर क्या है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये इनके जो क्लीन क्लीवेज इसमें नहीं होता है, क्लीन कट नहीं होता है, और एमॉर्फस में क्लीन कट होता है, क्लीन क्लीवेज होता है। यहाँ पे और दूसरी चीजें आप देख लेंगे, ये टू सॉलिड्स होता है, ये सच ठोस कहा जाता है, टू सॉलिड करके इसको। और ये क्या है, सूडो सॉलिड होता है। इसको हम एक नया वर्ड है यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का तात्पर्य है अतिशीतित द्रव से। सुपर कूल्ड लिक्विड अतिशीतित द्रव होता है। ग्लास है, प्लास्टिक है, सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। NaCl, KCl, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स होते हैं। एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है, फिटकरी होती हैं, जितने भी सॉल्ट हैं सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो अभी आप जिक्र कर रहे थे क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस हमने कहा, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे भी आइसोट्रॉपिक एंड अनआइसोट्रॉपिक क्या होता है।
तो मैंने कहा प्रॉपर्टी विच डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी, एंड प्रॉपर्टी विच सेम इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट हो तो ऐसो एनिसोट्रॉपी होता है, और डिफरेंट डायरेक्शन में सेम हो तो वो आइसोट्रॉपी होता है। आइसोट्रॉपिक बिहेवियर इज द बिहेवियर shown by the amorphous solid, and here also anisotropic behavior shown by the crystalline solid. Anisotropic behavior crystalline solid शो करते हैं। क्लियर? चलते हैं। फिर हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि हम दूसरा ले रहे हैं क्लासिफिकेशन का जो बेस है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन constituent particle and force which acts between the constituent particle। constituent particle के मध्य फोर्स किस प्रकार का काम करता है, वो बाइंड कैसे होते हैं, किस प्रकार के फोर्स के द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वैन डर वाल्स फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो घटक हैं कैसे, वे आयन से हैं या मॉलिक्यूल से हैं या एटम ही हैं। इस पर भी जीमेंस से भी क्वेश्चन आया हुआ था, नीट पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तमाम एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस बेस पर जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन होता है वो, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। वो पहला होता है आयनिक सॉलिड्स। ये आयनिक सॉलिड होते हैं। तो थ्योरेटिकल लेक्चर है यहाँ पे, अभी शुरुआती दौर में आप जो है वो देखते रहे। आयनिक सॉलिड्स। फिर होता है कोवेलेंट सॉलिड, और नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड्स, और 10 ऑक्टर में बताता हूँ आप लोगों को मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये तो आयनिक सॉलिड्स क्या है, ये चलिए हम चेक करते हैं। पहले तो जानिए आयनिक बॉन्ड होता है, या कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो वॉन टू वॉल इंटरेक्शन हो सकता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल इंड्यूस भी हो सकता है, जिस प्रकार का हम देखें पोलर नॉन पोलर होता है। कुछ तो नाम से क्लियर है, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, मेटल एटम, मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना दोष solid whose constituents particles are ions, ions होते हैं, and electrostatic attraction force act between the constituent particles are called as ionic solids। For example NaCl, KCl, तमाम ऐसे तो आयन से मिलकर बने होते हैं, तो क्या होगा आयनिक सॉलिड्स। अब आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स पर। तो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम व्हिच बॉन्डेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड। एटम हो और किससे बॉन्डेड हो, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो दैट कॉल्ड एज कोवेलेंट सॉलिड्स। सबसे सुपीरियर है यहाँ डायमंड। बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है, आईटी में कई बार आया हुआ है, डायमंड के बारे में पूछा। डायमंड में क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, और कार्बन का जो है sp3 एडिशन होता है। ये डायमंड के केसेस में एनोटॉप कार्बन के दो होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में sp2 एडिशन होता है और डायमंड में sp3 एडिशन होता है। तो ये डायमंड में कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है, और डायमंड कोवेलेंट सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बन ये एटीपल के नाम से होता था जीएस जब तो पूछा गया है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मामला आता है आपका मेटेलिक सॉलिड्स का। तो सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मेटल एटम, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मेटल एटम हो, दैट कॉल्ड एज मेटेलिक सॉलिड्स। जैसे भी एजी का क्रिस्टल हो, आयरन का क्रिस्टल हो, कॉपर का क्रिस्टल हो, गोल्ड का क्रिस्टल हो, ये मेटेलिक सॉलिड्स कहा जाता है। इसमें मेटेलिक बॉन्ड्स होता है। अब आप सोचते होंगे मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एक्ट्स बिटवीन द
मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड कॉर्डिनल पॉजिटिव चार्ज इज रिफर्ड टू एज मेटालिक बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड जो दो मेटल एटम दो पड़ोसी मेटल एटम धात्विक परमाणु के बीच में कार्य करता है, उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन सी जो थियरी होती है, जैसे हम मेटल में के अंतर्गत मेटल का जो क्रिस्टल होता है वहाँ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकले हुए हैं जैसे कि जैसे समुद्र का वाटर, समुद्र का जल ऊपर जाता है कभी तो फिर भी नीचे की तरफ आता है, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इनके बीच में अट्रैक्शन, चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर कंस्टिट्यूएंट्स एटम, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मेटल एटम हो और उनके बाद जो बॉन्ड होता हो वो मेटालिक बॉन्ड हो, तो सच टाइप का सॉलिड्स कम्स अंडर द मेटालिक सॉलिड्स, वो मेटालिक सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। तो आप हमारी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा। ये देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है, तो एक बार हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो एग्जांपल की बात करें अगर, तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की रूप में होता है, आयोडीन होती है, या सीएल होता है, ठीक है, एचएफ होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है जब आइस के फॉर्म में होता है। इसको दो भागों में बांटा गया, पोलर एंड नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर कौन है, पोलर ट्यूब से अमोनिया है, पोलर है, वाटर है, पोलर है, तो इसके फॉर्म में होगा बट पोलर है, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये नॉन पोलर हुआ जैसे आपका आयोडीन में, ये क्या है, नॉन पोलर, ठीक। ठीक ये रहा आपका सॉलिड का क्लासिफिकेशन। एक किस आधार पर, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, जो क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी जो घटक कण है वो उनकी व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्थित होने के तरीके के आधार पर। और दूसरा वर्गीकरण का जो आधार माना गया वो था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर, उनके टाइप के आधार पर, और वो किस फोर्स, किस टाइप के फोर्स से अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, उसके आधार पर। तो आप लोगों ने इस चीज को समझा। थोड़ा सा हम आज के लेक्चर में आगे आपको बता रहे हैं, वो होगा कि यूनिट सेल और स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। हम लोग धीरे धीरे इस अपने लेक्चर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट द स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस क्या होता है, इस लॉकडाउन के समय में प्रयास हो रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से कि आप तक केमिस्ट्री पहुँचे, और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमको जिले के लोग हैं, वो ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हम लोग कोई यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग नहीं हैं कि अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। आज इस संकट के समय में जो अपने फॉलोअर्स हैं, अपने लोग हैं, और भी जो बच्चे हैं पूरे कंट्री के, वो जिसको जिस तरह का सूचना मिलता है वो लाभ उठा सकता है। तमाम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ओरिजिनली एक क्लासरूम प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं, ठीक है। और इस समय में अब ट्राई कर रहे हैं कि अब बच्चे वो समय बीत चुका है, महीनों बीत गए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सर लोग कुछ हमारे लिए करें। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग अब तैयार हो चुके हैं, अब आपके लिए काम करेंगे, ठीक है ना। ओके, स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस की बात करते हैं। ये देखिए क्या होता है स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ constituents of solid in three-dimensional space is referred to as crystal lattice or space lattice। यानी ठोस के घटक कणों का त्रिविमीय क्षेत्र में जो व्यवस्था क्रम होता है, आकाश में आकाशीय व्यवस्था क्रम जो होता है, उसी को हम स्पेस लेटिस कहते हैं, या उसी को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं।
क्रिस्टल जालक कहा जाता है। लैटिस माने जालक होता है, ये चीज है। जैसे देखें ये लैटिस पॉइंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स इसको कह सकते हैं, आप लैटिस पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। ये अभी जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये अरेंज हैं, वो कहाँ अरेंज हैं? 3D 3 डायमेंशन में अरेंज है, ठीक है ना। ये क्यूबिक सिस्टम है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो लैटिस पॉइंट थे इनके 3D अरेंजमेंट के थ्रू 3D अरेंजमेंट इनका हुआ, और आपको एक आपको क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है, क्यूबिक लैटिस है। ये कौन सा लैटिस है? क्यूबिक लैटिस सिस्टम है। तो मैंने यही कहा द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ constituents of solid in 3-dimensional space is referred to as crystal lattice or space lattice। अब वो किस तरह से अरेंज होता है? तो टाइप ऑफ लैटिस हो जाएगा, ठीक है, कि वो जो सिंपल क्यूबिक है, कि बीसीसी है, कि एफसीसी है, कि वो ईसीसी है, वो किस एससीपी है, किस प्रकार का है। तो इस चीज को आप आगे पढ़ेंगे। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं यूनिट सेल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी में कहते हैं इकाई प्रकोष्ठ, इकाई कोशिका टाइप का यूनिट सेल, ठीक है, एकक प्रकोष्ठ कहते हैं। तो इस अब जानिए स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन which repeated over and over again result whole crystal is referred to as unit cell। यानी क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन जिसके बार बार पुनरावृत्ति से, इसकी पुनरावृत्ति से बार बार आने से एक संपूर्ण क्रिस्टल दिखने लगता है, संपूर्ण क्रिस्टल अपीयर होने लगता है, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है। ऐसे ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, ये लैटिस पॉइंट कॉर्नर रिप्रेजेंट है और इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए भाई एक यूनिट सेल यही है और ये सेल, ये पूरी सेल। अब इसी के कई सेल हैं यहाँ, वो मिलके क्यों बना हुआ है? तो ये सिंपल यूनिट सेल हुआ। जब लैटिस पॉइंट जो है वो सब कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। एक होता है मल्टीपल यूनिट सेल। तो मल्टीपल यूनिट सेल क्या होता है, ये इसको मैं आपको बताता हूँ। दिस मल्टीपल यूनिट सेल इन एडिशन टू कॉर्नर वन लैटिस पॉइंट present in the center of the body और कॉल्ड एज मल्टीपल यूनिट सेल, उसे मल्टीपल यूनिट सेल कहते हैं। तो जो यूनिट सेल है वो दो टाइप का हुआ, सिंपल यूनिट सेल एंड मल्टीपल यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में सिंपल यूनिट सेल ही पाया जाता है, जैसे बीसीसी है तो वहाँ पे सिंपल है, वहाँ पे मल्टीपल पाया जाता है। इसी के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण हो जाता है। लैटिस, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस को हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। आइए हम आगे ले चलते हैं आपको जो क्रिस्टल लैटिस है उसको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं क्यूबिक लैटिस। क्या पढ़ाते हैं? क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस को जाने, क्यूबिक लैटिस क्या होता है? क्यूबिक लैटिस जैसे तो क्यूबिक लैटिस है, यहाँ पे देखिए सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। बहुत ही आराम से पढ़िए, ठीक है। ये अध्ययन एक ऐसी चीज है जो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होंगे तभी समझ में आएगा। तो हमारा तो पूरा फोकस है कि आप इस पर ध्यान दें। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये हिंदी किताब में लिखा हुआ है तो उसको बार बार यहाँ बताने से कोई और फायदा नहीं होना है। तो हम तो चाहते हैं क्या, मैं बोल दे रहा हूँ समझ में। साधारण घन जालक होता है और ये फलक केंद्रीय घन जालक होता है। ये बॉडी सेंटर्ड कर दे रहे हैं
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस दिस। और नेक्स्ट जो है वो आपका है ECC, एज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एज सेंटर। सिंपली इसको हम कहते हैं FCC, इसको हम कहते हैं BCC, इसको हम कहते हैं ECC। आइए मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ, आज क्लियरिफाई कर देता हूँ। सिंपल क्यूबिक होता क्या है? दोज क्यूबिक सिस्टम इन विच all lattice points are present at corner। जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं, ओनली कॉर्नर। तो उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस कहा जाता है उसको। इसलिए करेंगे ये जितने पॉइंट्स है सब कहाँ हैं? वो कॉर्नर पर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक लैटिस कहेंगे। सिंपल यूनिट से होता है इसमें। दोस्त cubic system in which in addition to corner, कॉर्नर पे तो होते ही हैं, in addition to corner one lattice point present in the center of each face, प्रत्येक फलक के केंद्र में एक बिंदु उपस्थित होता है, पॉइंट उपस्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं FCC। तो जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे तो किनारे कॉर्नर पे तो हो गए ही, साथ साथ ये फेस है इसके बीच में, इसके तो फेस के सेंटर प्रत्येक फलक के केंद्र में एक बिंदु उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम FCC कहते हैं। BCC क्या है? दोज क्यूबिक सिस्टम इन विच इन एडिशन टू कॉर्नर वन लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी से ये कॉर्नर पे तो ही है, कॉर्नर के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये बॉडी के सेंटर में पॉइंट है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया BCC। आइए मैं आपको ECC यहाँ बताता हूँ। इफ इन एडिशन टू कॉर्नर वन लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, प्रत्येक फेस कीजिए देखेगा इन सेंटर ऑफ ईच एज कर सकते हैं, फेस सॉरी एज। ये जो कोरे हैं इनके प्रत्येक कोर के केंद्र में एक बिंदु उपस्थित होता है, इसे तो हम कोर केंद्र बोलते हैं। इन कॉर्नर पे तो नहीं है, साथ साथ इन सेंटर ऑफ ईच एज, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ECC होता है। तो आज के लेक्चर में आप अभी सुन रहे थे कि क्यूबिक लैटिस का क्या टाइप होता है, सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC और ECC नॉर्मल वे में, और वो कैसे समझेंगे हम। सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होता है? दोज क्यूबिक लैटिस इन विच ऑल लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट एट कॉर्नर आर कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक। इन एडिशन टू कॉर्नर वन पॉइंट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी ऐसा घन निकाय खनिजालय जिसमें कोनों के अलावा, कॉर्नर के अलावा एक लैटिस पॉइंट प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होता है, उसे हम फलक केंद्र कहते हैं। बॉडी सेंटर क्या होता है? काय केंद्रीय हिंदी में कहते हैं। इन एडिशन टू कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा एक पॉइंट जब कहाँ हो, बॉडी के सेंटर में हो, तो दैट कॉल्ड एज BCC। एडिशन टू कॉर्नर वन पॉइंट कहाँ हो, इन द सेंटर ऑफ ईच एज, प्रत्येक कोर के केंद्र में हो, उसे कोर केंद्रीय खंड निकाय कहते हैं। एज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या सिस्टम भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है जो आगे एक क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में कैसे निकालते। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं बताता चलता हूँ, वो आप समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। NC/8 F/2 और NI/1 और F/4
एन एज बाई 4 होता है। ये सब क्यों होता है? कॉर्नर 8 होते हैं तो 8 से डिवाइड है, फुल और यूनिट सेल में आएगा आपका 2, तो एन एफ बाई 2 6 इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी है? एन सी की वैल्यू कितनी होती है? कॉर्नर 8 होगा, एन एफ कितना होता है, फेस कितनी होती है 6, बॉडी में सेंटर केवल 1, इसलिए आई का मान 1 होगा, और एन एज है और इसका मान 12 होता है क्योंकि 12 पूरी होती है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है, पर इकाई सेल परमाणुओं की संख्या, उसी को जेड कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट बिना इसके तो आप आगे नहीं चल सकते, ना पैकिंग फ्रैक्शन निकाल पाएंगे, ना पैकिंग डेंसिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल भी पूछा जाता है, और इससे जेड का नंबर देके हमसे कभी कभी टाइप पूछा जाता है कि क्रिस्टल लेटिस है किस टाइप का। जेड का वैल्यू अगर 2 है तो किस प्रकार का लेटिस क्रिस्टल है, सिंपल है, एफसीसी है, बीसीसी है, ईसीसी है, क्या ही पूछ लेता है। तो जेड बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो ये मैं जेड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। तो जेड, अब अगर आप सिंपल ही निकालना चाहते हैं तो ये जीरो, तो 8/8। अब अगर आप एफसीसी के लिए निकालना चाहते हैं तो एमसी का वैल्यू तो 8 होगा ही, क्योंकि कॉर्नर पे तो होते ही नहीं है, और एफ की वैल्यू कितनी होगी 6, और बाकी 0 होगा, 2 3 जा 6 हो गया, 4 होगी, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। आइए मैं इसी तरीके से बीसीसी के लिए भी जेड बता देता हूँ। यहाँ क्या होगा, कॉर्नर पे होते हैं तो 8/8 हो गया। फिर क्या कहना चाहते हैं आप, एफ की वैल्यू तो 0 है, 1/5, तो इस वाले जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 होता है, 2 होता है। इसी के लिए देखिए 8/8 और एस कितनी है 12 है, डिवाइड कितने से करेंगे 4 से, तो इसके लिए भी 4 आएगा, मतलब यह सीसी के बराबर आता है। तो आज के लेक्चर में देखा कि क्या क्यूबिक लेटिस का क्या टाइप होता है, वो कैसे हम किसको कैसे डिफाइन मैं करूँगा, और फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप बढ़िया से ध्यान में रखना। जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, क्या आम माध्यम से जुड़े हैं, लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़े हैं, वो तो पूरा फायदा उठा रही है, नोट्स भी उनको मिल जा रहा है। जो लोग असक्षम हैं और नहीं पहुंच पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रही हैं, लाइव क्लासेस नहीं कर पा रही हैं, वो बस लेक्चर के माध्यम से आराम से, आपको कोई पैसा भी नहीं लग रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छे ढंग से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और मेरे जो ऑनलाइन लाइव क्लास करने वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने बता दिया है कि अगर आपको कहीं भी जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो गई और आपको लाइव क्लासेस समझ में नहीं आया उस समय 2 मिनट 4 मिनट, तो जस्ट टू पैरेलल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोग अभी ध्यान दीजिए कि आज से मेरे स्टार्ट हो रहा है कि अब जो है हमारे जो लाइव क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन बच्चे करते रहेंगे, और उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके हम लोग वही लाइव क्लासेस का वीडियो आपको फिर देंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मतलब दोनों चीज़ें मिल गई आपको। अच्छे से खूब पढ़िए, मेहनत करिए, और चैनल में थोड़ा से आप ध्यान में रखें, उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, इससे आपको आसानी से कोई वीडियो अपलोड होती है तो जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो हम दूसरे वीडियोस में जब आगे पढ़ाएंगे, आपको यही क्लासेस में पढ़ाएंगे तो उसकी वीडियोस बनेगी और आप तक जरूर पहुँचेगी, और आप उसको देखिएगा। ठीक है ना, और ट्राई करिए, थोड़ा स्टडी करिए। आप एनसीईआरटी रखे होंगे, साइड बुक रखे होंगे, अच्छे से पढ़िए। अगर वो टीचर है जो बेसिक चीज़ को क्लियर करते हुए आपको हाई लेवल पर ले जाएंगे, हाई लेवल पे ले जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा, लेकिन आप लेक्चर को जब सुनेंगे समझेंगे तब होगा। सडनली आपके लिए तुरंत हम जल्दी से सारी चीज़ बता के प्रॉब्लम करा दें आपको, तो जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम कर लेंगे उतनी जल्दी भूल जाएंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, ओके।